गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 12 की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया बेटा, लेकिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या कर लेता है बेटा, ये सिंपल एब्रिविएशन पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म छोटा फॉर्म दे देगा, बड़ा फॉर्म पूछ, जैसे गिफ्ट गिफ्ट। अब ये सोच रहा हूँ ये कौन सी, ये दिस आर द ART। अब आर्ट टेक्निक्स है, आर्ट की टेक्निक्स हैं। अब ये सोच रहा हूँ भैया रिप्रोडक्शन में कला कहाँ से आ गई, तो इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसकी मदद से जो भी इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको उन कपल्स को क्या कहते हैं बेटा, फर्टाइल बनाया जाता है। फर्टाइल तो नहीं बना सकते, उनको बेबी कराया जाता है बाय द डिफरेंट मीन्स के द्वारा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है इनफर्टिलिटी। इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन NCERT के द्वारा हम पढ़ेंगे, साथ साथ में बेटा जो भी एडिशनल चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्लियर है जी? तो अगर मेरे साथ में 30-40 मिनट आप बने रहे तो ये सारे इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर, गिफ्ट, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जितने भी टर्म्स हैं इसका एक एक मीनिंग, जो भी टर्म्स के मीनिंग्स हैं उसको आप समझ पाएंगे। और बेटा जी सिंपल वे में अगर आप ये चीजें कर ले जाएंगे तो एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है और वो आपका छूटेगा नहीं और आप आसानी से नीट में वो क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज इनफर्टिलिटी। क्लियर है जी? देखिए हमारे समाज में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो, देखिए इससे पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, वेरियस मेथड्स पढ़े कि भैया कंसेप्शन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो पाए। मान लीजिए ओरल पिल्स पढ़ा, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस पढ़ी, फिर आपका बैरियर्स पढ़ा। ये सारे मेथड्स कंसेप्शन को रोक रहा था, प्रेगनेंसी को रोक रहा था। अब मान लो इन सब के बाद भी अगर कोई प्रेग्नेंट हो जा रहा था तो MTP कर दे रहे थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन बेटा हमारे समाज में बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो चाहते तो हैं माता पिता बनना, यानी बाप और माँ बनना तो चाहते हैं, लेकिन बेटा उनके अंदर में कोई प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम मेल में होती है, फीमेल में 2-4 प्रॉब्लम हो सकती है। लोग जो होते हैं ना हमारे समाज में ब्लेम करते हैं कि फीमेल तू बच्चे नहीं पैदा कर रही है, पता नहीं क्या कमी है तेरे में, ऐसा वैसा। कोई नहीं बेटा, ज्यादातर प्रॉब्लम हाँ होती है फीमेल के अंदर में वही होती है, लेकिन जनरली अगर देखेंगे बेटा जी तो मेल में ज्यादा परेशानी होती है। क्लियर है जी? तो ऐसे कपल्स जो कि साथ में रह रहे हैं, क्या करें बेटा, साथ में रह रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी साथ में रह रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हैव बेबी, उनको बेबी नहीं हो पा रहा है, यानी ये कपल्स कहलाते हैं इनफर्टाइल कपल्स। तो रीजन आपके मेल के अंदर में भी कुछ डिफॉर्मिटी हो सकती है, आपके फीमेल के अंदर में भी हो सकती है। क्लियर है जी? तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो भी कपल्स जो कि बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि सर मैं लास्ट 1 महीने से लगा हूँ अभी तक पापा नहीं बन पाया। अरे बेटा सुनिएगा, ये इतनी जल्दी वाला प्रोसेस नहीं है कि आप 1 महीने में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है और आप हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? तो मान लो मैं बोलूं कि नियर अबाउट एक एज डिसाइड की जाती है कि अगर कोई बंदा या बंदी दोनों साथ रह रहे हैं और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते आ रहे हैं लगातार, तो कई एजेंसीज कहती हैं कि 1 ईयर से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तभी भी बाप माँ नहीं बन पा रहे हैं तो वो इनफर्टाइल कपल है। बहुत सारी एजेंसीज कहती हैं कि 2 साल से लगातार सेक्सुअली कोहेबिटेट रह रहे हैं, यानी कि एक साथ रह रहे हैं और एक साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तभी भी माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तब उसको आप क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल कपल। तो अलग अलग एजेंसीज कहते हैं, कोई 1 साल का दायरा मानती है, कोई 2 साल का। याद रखना आपको है और मुझे कि अगर कपल्स एक साथ रह रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 साल से एक साथ रह रहे हैं, सेक्सुअल कोहेबिटेशन कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू हैव बेबी, देन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज इनफर्टाइल कपल्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा जी,
इनफर्टाइल कपल्स। प्रॉब्लम हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई हो सकता है बेटा जो फीमेल जो मेल का स्पर्म काउंट है वो कम है रिक्वायर्ड अमाउंट से, हो सकता है कि एन ओव्यूलेशन वाली कंडीशन हो गई, यानी अंडा नहीं बन रहा है किसके अंदर में, फीमेल के अंदर में। मेल के अंदर में हो सकता है कि पेनिस इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल रह जाते हैं। लेकिन मिनिमम पीरियड अगर वो 2 साल तक बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे तब उन्हें हम बोलेंगे इनफर्टाइल। अभी नहीं कि 2 महीने में सेक्सुअल इंटरकोर्स मेरे बच्चा नहीं, मैं तो इनफर्टाइल कपल हूँ, नहीं ऐसा नहीं, 2 साल तक एटलीस्ट वेट करना पड़ता है। ठीक है जी। A discussion on reproductive health is incomplete without the mention of infertility। यानी अगर मैं इस चैप्टर में इनफर्टिलिटी की बात नहीं करूंगा, ऐसे लोगों की बात नहीं करूंगा जो चाहते तो हैं माता पिता बनना लेकिन वो नहीं बन पा रहे हैं, दैट कपल इज नोन एज इनफर्टाइल कपल। तो अगर इनफर्टिलिटी की बात हम नहीं करते हैं तो ये पूरे चैप्टर का क्या होगा बेटा, सारांश हमें नहीं मिल पाएगा, यानी पूरा चैप्टर अधूरा रह जाएगा। A large number of couples all over the world, including India, are infertile। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं इंडिया में भी, इंडिया के बाहर में भी, जो कि इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब मैंने बता दिया, they are unable to produce children in spite of unprotected, यानी उन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया है, ऐसे ही पेनिस वेजाइना कांटेक्ट में आ रहे हैं, कोई भी प्रोटेक्शन, ना बैरियर लिया है, ना इम्प्लांट लगाया, ना इंटरव्यूजन, कोई नहीं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, कोहैबिटेशन यानी कि एक साथ रहते हुए, लिविंग टुगेदर। ठीक है जी। अरे कपल साथ ही में रहता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक इंग्लैंड रहेगा एक फ्रांस रहेगा, दोनों साथ ही में रहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे कपल्स को बोला जाता है इनफर्टाइल कपल्स। द रीजन कुड बी मेनी। रीजन जो होगा इनफर्टिलिटी का बहुत सारा हो सकता है। फिजिकल, जैसे मैंने बोला कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, या हो सकता है बेटा जी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी कि पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रही है। कंजेनाइटल डिजीज यानी कोई डिजीज जैसे कि क्लिफ्टन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, जो कि ऐसी बीमारी जो कि बर्थ से ही मौजूद है दोनों के अंदर में, इसकी वजह से वो माँ बाप नहीं बन पा रहे। कुछ डिजीजेज हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। एक डिजीज मैंने कहा पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और भी बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गई, एड्स हो गई, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम उनका उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है जी। देन साइकोलॉजिकल, यानी कि स्ट्रेस वाली कंडीशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनका पेनिस इरेक्शन नहीं हो पाएगा, एनेक्सिटी, घबराते हैं, इन सब कंडीशन की वजह से उनके अंदर में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड। मैं जैसे बोला कि ज्यादातर किसको दोष देते हैं, हमारे खानदान के लोग, जो ये लड़की नहीं पैदा कर पा रही, पता नहीं कहाँ से आई है, कैसी लड़की है, ये लड़की हो कि लड़की नहीं पैदा कर पा रही है, तो लोग ज्यादातर फीमेल को ही दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेल में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम अभी देखेंगे एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ द फीमेल। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। भैया प्रॉब्लम कहाँ होती है, ज्यादातर मेल पार्टनर में होती है। क्लियर है जी। तो ऐसे लोग जो कि नॉर्मल रूप से फर्टाइल नहीं है, यानी इनफर्टाइल है, जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं चाहते हुए, उनके लिए कुछ क्लिनिक्स बनाई गई हैं, दैट इज नोन एज द इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, जहाँ पे वो ART का इस्तेमाल करके, ART के अंदर में बहुत सारी फंक्शन, बहुत सारे तरीके आएंगे, जिसमें गिफ्ट होगा, इंट्रायूटेरिन, ये सारे तरीके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के होंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिक आज इंडिया में हैं जो इनफर्टाइल कपल्स को क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं ताकि उनको बेबी हो जाए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, जिसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बोलते हैं, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, यानी प्रॉब्लम कौन सी है, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर, यानी सारे का तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ डिसऑर्डर को करेक्ट कर देते हैं, एंड इनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, और मदद करते हैं ताकि ये कपल्स जो कि इनफर्टाइल हैं उनको चिल्ड्रन हो जाए। क्लियर है जी। ऐसी टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं ART। जरा इसका डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, ART का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, जो NCERT में दे रखा है वही लिखेंगे। चलिए बेटा जी, तो डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि बेटा
अगर मान लीजिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट हो गया तब तो सही है, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ उस पार्टिकुलरली जो भी डिफॉर्मिटी हुई है आपके बॉडी में, तो आप आर्ट के द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बच्चे पैदा करा सकते हैं। However, such corrections are not possible. The couple would be assisted, यानी कि जो infertile couple है, to have children through certain specialized techniques, जिन specialized टेक्निक को हम जानते हैं आर्ट के नाम से। तो ऐसा नहीं बेटा जी कि केवल मेल इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल इनफर्टाइल नहीं होगी। दोनों के अंदर में इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों के केसेस में हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दोनों के अंदर में हो सकती है। तो देखेंगे कि भैया ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम मेल में होती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम फीमेल के अंदर में पाई जाती है। क्लियर है जी? तो इनफर्टिलिटी दोनों के केस में हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला इनफर्टिलिटी मेल के केस में भी हो सकती है और इनफर्टिलिटी फीमेल के केस में भी हो सकती है। क्लियर है जी? तो इनफर्टिलिटी दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा। मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है और फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है। लेकिन क्या क्या रीजन है इनफर्टिलिटी के लिए वो सारे हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेन के अंदर में, देन हम पढ़ेंगे बेटा वुमेन के अंदर में। ध्यान रखिएगा, पहले हमें पढ़ना है मेल के अंदर में, फिर हमें पढ़ना है फीमेल के अंदर में। चलिए बेटा जी, जैसा कि मैंने बोला कि इनफर्टिलिटी दोनों केसेस में हो सकती है, मेल के अंदर में भी हो सकती है और फीमेल के अंदर में भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने रीजन दे रखे हैं, जो ये सारे रीजन आपको देखने के मिल सकते हैं फॉर इन मेल के केस में, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, कुछ लोगों के अंदर में ऐसा होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं होता है, कुछ भी स्पर्म नहीं बनता। हो सकता है मान लो कहीं जा रहे हैं रास्ते से एक्सीडेंट हो गया, हैवी इंजरी लग गई, तो बेटा टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन रुक गया। तो भैया जब स्पर्म ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो अगर स्पर्म बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, दैट इज नोन एज द एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का मतलब कोई भी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एजूस्पर्मिया। देन द सेकेंड वन दैट इज ओलिगोस्पर्मिया। देखिए जैसे कि मैंने बताया था बेटा आप लोगों को भी, अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है मेरे साथ में, तो मैंने बताया था कि पर इजैकुलेशन यानी हर इजैकुलेशन के अंदर में 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होता है। ठीक है जी? अब ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होता है इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। फिर ये धीरे धीरे ट्रेवल करता है, तो उसको वेजाइनल फ्लूइड अटैक करती है, सर्वाइकल फ्लूइड अटैक करती है, यूट्राइन फ्लूइड अटैक करती है, और बेटा इतना तेजी से ये मारती है कि बेटा एम्पुलर रीजन के आसपास में मात्र 200 स्पर्म पहुंच पाते होंगे। क्लियर है जी? तो सोचिए जब नॉर्मल कंडीशन में हो रही है तो केवल 200 स्पर्म बन रहे हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मल से कम स्पर्म काउंट है, यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म काउंट था, उसका भी बहुत कम स्पर्म काउंट हो गया, तो बेटा वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे एम्पुला तक। बेटा सोचो 200 से 300 मिलियन में से मात्र 200 पहुंच रहा था। अब अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए, मान लो 80 मिलियन है, मान लो 100 मिलियन है, 120 मिलियन के आसपास में, तो बेटा वो तो जैसे जैसे ट्रेवल करेगा जाए, मान लो वजाइना से निकल गया, चलो कुछ सर्विक्स तक पहुंच गया, कुछ यूट्रस तक जाते जाते सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ना रहेगा स्पर्म और ना होगा फर्टिलाइजेशन। यानी ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या हुआ बेटा, रिक्वायर्ड अमाउंट जो होता है स्पर्म काउंट, यानी कि 200 से 300 मिलियन जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, उससे अगर कम स्पर्म काउंट है देन तभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। याद रखिएगा लेस स्पर्म काउंट, नॉर्मल कितना होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन, लेकिन अगर लेस स्पर्म काउंट है आपके पास में 100 से 80 मिलियन स्पर्म बन रहे हैं पर इजैकुलेशन,
तो यहाँ ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए बेटा जी, इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि सारा स्पर्म टिल यूट्रस के अंदर में जाते जाते सारे स्पर्म को मार दिया जाएगा और बेटा स्पर्म पहुंचेंगे ही नहीं अंकुला तक, क्योंकि काउंट काफी कम है, सारे तो मर गए, जो भी थे सब मर गए, तो पहुंचा कोई नहीं, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। क्लियर है जी। सो दैट इज नोन एज द ओलिगोस्पर्मियम, दिस मींस लेस स्पर्म काउंट। ये मैंने लिखा है नॉर्मल, ये नॉर्मल इतना चाहिए, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, इतना, यानी ओलिगो, ओलिगो मींस सम, कुछ स्पर्म बन रहा है, ठीक है जी, एकदम नहीं बन रहा है, एंजियोस्पर्मिया कुछ बन रहा है, ओलिगोस्पर्मिया, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर द इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल। देन द सेकंड थर्ड दैट इज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इसी को हम लोग इम्पोटेंसी भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेशली अगर बात करें तो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म काउंट प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है, यानी कि 200 से 300 मिलियन बन रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस लेते हैं, घबराते हैं, एनेक्सिटी करते हैं, तो बेटा वो अपना घर फोड़ लेते हैं। फोड़ लेते हैं का मतलब कि वो अपनी बिजनेस लाइफ में या अपनी जो भी एजुकेशनल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनके अंदर में पेनिस इरेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है जी, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी। यानी स्पर्म काउंट तो सही है बेटा, लेकिन दूसरे को संभालने के चक्कर में खुद का परिवार खराब हो गया, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेस इतना ज्यादा ले लिया कि अब पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, हार्ड नहीं हो रहा है, तो इरेक्ट और हार्ड नहीं होगा तब तक आपका सीमेन फीमेल के वजाइना में जा ही नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का। इन दिस केस स्पर्म काउंट इज गुड, स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम नहीं है, बट पेनिस इज नॉट गेटिंग इलांगेटेड, बड़ा नहीं हो रहा है, एंड हार्ड नहीं हो रहा है, so that it can inject the semen inside the female genital tract. रीजन इंजरी भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो कि मैंने बताया। क्लियर है जी। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है इन केस ऑफ मेल। क्लियर है ना जी। सेकेंड, फोर्थ वन दैट इज द क्रिप्टोरकाइटिज्म। देखो ये तो मैंने पढ़ा रखा है कि अगर मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम में नहीं आए, ये डिसेंड डाउन करके स्क्रोटम के अंदर में नहीं आए और ये टेस्टिस आपके एब्डोमिनल कैविटी में रह गए। इन दैट कंडीशन ऑल्सो बेटा मैंने बताया था कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम एज कंपेरेटिव टू द बॉडी टेम्परेचर। और भैया अगर आपका ये बिल्कुल बोला टेस्टिस आपके एब्डोमिनल कैविटी में रह गया, स्क्रोटम में नहीं आएगा, तो भैया स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप फायर तो कर रहे हो, लेकिन बेटा कुछ है ही नहीं आपके पास, बुलेट जो है ना वो प्लास्टिक बुलेट है, तो उससे कोई मरेगा क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं होगा ना भाई। क्लियर है जी। क्लियर है न जी, याद रखिएगा इस बात को। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और ब्लॉकेज ऑफ वास्ट डिफरेंस, कल हमने बताया था स्टरलाइजेशन में वास्ट डिफरेंस एक डक्ट थी जिसके माध्यम से स्पर्म बाहर निकल रहा था, यानी कि बेसिकली सेमाइनल प्लाज्मा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब अपना सिक्रेशन दे रहे थे सीमेन के साथ में, यूरेथ्रा से बाहर निकल रहा था। तो लेके टेस्टिस से बाहर कौन लेके जा रहा था, टेस्टिस से बाहर, एपिडिडमिस के बाद में वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस ऐसी ट्यूब है जो कि ट्रांसफर करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। मान लीजिए पेनिस, पेनिस से आउटसाइड जाएगा। तो बेटा जी अगर आप वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दो या ब्लॉक हो जाए किसी कारणवश, तो स्पर्म बाहर नहीं जा पाएगा, पेनिस के थ्रू नहीं निकल पाएगा। क्लियर है जी। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो वो इनफर्टाइल कपल कहलाएगा। क्लियर है जी। अब हम देखेंगे बेटा फीमेल के अंदर में ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल रहती है। नोट डाउन करेंगे बेटा जी पहले इसको। चलिए देखिए दोस्तों, अगर जो दूसरा आप देखेंगे कि इनफर्टिलिटी के लिए जो रीजन पाया जाता है फीमेल के अंदर में, वो है बेटा जब धीरे धीरे एज मैच्योर होती है तो ओवम इज नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी कि एन ओव्यूलेशन वाली स्टेज आ जाती है। तो बेटा जब अंडा प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो आप बताइए, खुद सोचिए जरा, जब अंडा प्रोड्यूस नहीं होगा तो होगा क्या बेटा जी, होगा ये कि एग फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यानी बेटा एग जब जाएगा स्पर्म से मिलेगा तभी तो फर्टिलाइज होगा। अगर एग उसके पास जाएगा ही नहीं
तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस खत्म हो जाएगा। इनफर्टिलिटी इसी को कहेंगे। अब ये जो रीजन है ये क्यों होता है ऐसा, देखिए मैंने बताया था कि बेटा ओवरी के अंदर में फॉलिकल्स होते हैं और इन फॉलिकल्स के अंदर में जब ये फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप होता है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन, तब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और तब जाके क्या होता है बेटा, ओके जी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए रीजन क्या है, इसके अंदर में है एग, यानी फॉलिकल्स के अंदर में है एग। जब ये डिजीज हो जाती है दैट इज PCOS डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जब किसी को ये डिजीज हो जाती है तो होता क्या है बेटा, फॉलिकल्स मैच्योर तो करते हैं, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो सही, लेकिन बेटा जी ये फॉलिकल रप्चर नहीं होगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं करेगा, तो उसके अंदर में जो एग है वो एग बाहर नहीं आता है। तो इस तरह के बहुत सारे फॉलिकल्स ओवरी के अंदर में डेवलप हो जाते हैं और जो आप अल्ट्रासाउंड जब करेंगे तो उसमें आपको ये दिखते हैं एज अ पल्स, यानी कि जो मोती, बेसिकली अगर आपने कोई गहना पहना हुआ है, जो मोती का गहना होता है ना, मोतियों का गहना, बना हुआ गहना, तो उसी तरह से आपको लगेगा बेटा कि जो नेकलेस है, नेकलेस में जो छोटे छोटे मोती पाए जाते हैं, उसी तरह का कुछ पार्टिकल आपको किसमें देखने को मिलेगा, ओवरी के अंदर में। तो ये बेसिकली है क्या बेटा जी, तो ये बेसिकली है क्या, सिस्ट, यानी सिस्ट हम उनको कहेंगे जो कि आपका फॉलिकल्स मैच्योर तो हुआ लेकिन मैच्योर के बाद रप्चर नहीं कर पाया और उसके अंदर में फ्लूइड फिल्ड मास भर के रह गया, दैट इज नोन एज बेटा जी सिस्ट। यानी कि एन ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ओवरी के अंदर में सिस्ट बन जाता है और ये सिस्ट एक नहीं होता है, बहुत सारे सिस्ट बनते हैं, दैट इज नोन एज द पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो ओवम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज द एन ओव्यूलेशन। रीजन क्या बेटा, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इन सम फीमेल दिस एग्स आर नॉट एबल टू बस्ट, यानी कि बेटा एग्स तो नहीं बोलेंगे, दिस फॉलिकल्स लिखेंगे, फॉलिकल्स सही रहेगा, एग्स थोड़ी ना बोलेंगे, दिस फॉलिकल्स, यानी कि जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं यहाँ पे जिनके अंदर में अंडा है, बेटा ये फटेगा तभी तो अंडा बाहर आएगा, कांड होगा। दिस फॉलिकल्स आर नॉट एबल टू बस्ट, देन इट फॉर्म सिस्ट, तो ये सिस्ट बना लेगा जो कि फ्लूइड फिल्ड मास कहते हैं। वो अब एक ही ओवरी में बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेटा बन तो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन, लेकिन वो फट नहीं रहा है भाई। जब तक फटेगा नहीं, ओव्यूलेशन होगा नहीं, तब तक एक फैलोपियन ट्यूब से होते हुए एम्पुला पे पहुंचेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। क्लियर है जी। इन अल्ट्रासाउंड वी फाउंड दैट द वेरियस सिस्ट, यानी कि जो बहुत सारा सिस्ट है इन ओवरी जस्ट लाइक पर्ल्स इन आवर नेकलेस, जैसे कि मोती हमारे नेकलेस में सजाया जाता है, उसी तरह से ओवरी के अंदर में ये आपके पाए जाएंगे। क्लियर है जी। तो पहला रीजन है दैट इज एन ओव्यूलेशन इन केस ऑफ व्हाट, एन ओव्यूलेशन इन केस ऑफ फीमेल। क्लियर है जी। तो इसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो सकती है। एक और रीजन है दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। देखिए जो सेकेंड रीजन है इन केस ऑफ फीमेल फॉर द इनफर्टिलिटी इज द PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को, सॉरी बंदा नहीं बेटा, बंदी को, किसी औरत को या किसी लड़की को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो उसका जो पेल्विक वॉल होता है ना बेटा, उसकी जो चूंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में होता है, तो पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पार्टिकुलर जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, उसमें एक स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी बेटा वो फैलोपियन ट्यूब बेसिकली जो उसका ये ल्यूमेन है वो एकदम छोटा सा हो जाएगा, यानी वो ब्लॉक हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब एकदम नहीं बोलते हैं लंगड़ा लूला जैसा हो जाएगा, और अब वो उसके अंदर में अब क्या होगा, वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से मान लीजिए ओवरी है, ओवरी से अंडा तो निकलेगा, यहां तक तो जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि एक स्कार टिश्यू यहाँ बीच में क्या बन गया बेटा, क्या बन गया,
ब्लॉक हो गई फेलोपियन ट्यूब। जैसे पहले क्या थी, पहले ऐसे ओपन थी, ठीक है जी, तो यहाँ से अंडा अंदर जा रहा था, लेकिन अब ब्लॉक कर दिया, तो देखिए ब्लॉक हो गई, तो यहाँ तक तो जा पा रहा है, लेकिन बेटा अंदर से आगे यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि भैया इस एक को पहुंचाना है कहाँ पे भाई साहब, एम्पुला रीजन पे, तो एम्पुला तक नहीं जा पाएगा, और एम्पुला तक नहीं जा पाएगा तो स्पर्म आके भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। दैट इज नोन एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि यहाँ बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेल्विक रीजन में, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी हो जाती है इन फेलोपियन ट्यूब, या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। क्लियर है जी, ये इससे मैं ज़्यादा फैमिलियर हूँ क्योंकि मेरी भाभी जो है ना उनको हो रखा था ये। When female is suffering from STDs for long duration of time, in that female there will be inflammation in pelvic region and fallopian tube is blocked by scar tissue या pelvic adhesion। ये जो वॉल होगी ना आपके fallopian tube की, वो क्या हो जाएगी, सट जाएगी, आपके ल्यूमेन एकदम छोटा हो जाएगा, जहाँ से एक का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बंदा है या कपल है जो बाप बनना चाहता है, माँ बनना चाहती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपनी कला दिखाएंगे, दैट इज नोन एज द अपनी कला, यानी आर्ट करेंगे और उनको चिल्ड्रन देंगे। हम यहाँ पे एक लिस्ट रखेंगे जिससे आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म वाले जो होंगे उनके फुल फॉर्म्स को भी पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, तो इसको भी याद करेंगे। कौन कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उसको पढ़ेंगे, कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को। तो आपने देखा कि बेटा मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि फीमेल में, तो ऑब्वियसली मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर बच्चे ना होने का कारण आज से किसको दोगे, लड़की को या लड़के को, बोलो बोलो, लड़के को बेटा, लड़के को, ठीक है जी। ऐसा नहीं, गुस्सा मत कर जाना, जैसे सर ने बोला कि लड़कों में ज़्यादा प्रॉब्लम, बिल्कुल लड़कों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लियर है जी, क्योंकि हम लोग बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें भी करते हैं, आप लोग समझदार हैं। चलिए बेटा जी, द वेरियस टाइप ऑफ आर्ट, यानी कि जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं, अब हम उनको, हम डॉक्टर हैं भाई, क्या है डॉक्टर, तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं करेंगे, उनको हम बच्चा देने की कोशिश करेंगे, यानी कि वेरियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी इनफर्टाइल कपल क्या उनको दे सके। भाई क्या दोगे, बच्चा, दे हैव द बेबी। Infertile couple could be assisted to have children through certain special techniques that is known as कला, यानी कि आर्ट, assisted reproductive technologies। different type of ART दे रखी है, फुल फॉर्म याद रखनी है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में की जाती है। ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट, हाय भैया जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IUT मीन्स इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, गिफ्ट, चूंकि लड़कियों को पसंद है तो ये लड़कियों को ही देंगे। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, हम लोग देखो बेसिकली अगर बात बोलें तो जैसे नहीं तो दोस्तों में, जैसे लड़के लड़के दोस्त है ना, तो उनमें अगर कोई गिफ्ट लाता था बड़ी मार मारता था, भाई तू मुझे लड़की समझ के रखा है, ठीक है ना, तो गिफ्ट याद रखिएगा, लड़कियों को पसंद है। यहाँ भी हम बताएंगे गिफ्ट को डिटेल में याद रखना है आपको। AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देन वी विल स्टडी ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एंड द लास्ट वन दैट इज IUI इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। यहाँ पे था बेटा इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है जी, समझ में आ जाएगा अभी। तो दीज आर द डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट कला है जिसकी वजह से हम कला करेंगे, जादू करेंगे ताकि जो इनफर्टाइल कपल है उसको बच्चे हो जाए। पहले इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की बात करते हैं। क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं हमारी आर्ट, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा, इसमें जो सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, इन मतलब होता है में और विट्रो मतलब होता है ग्लास। क्या होगा बेटा, इन विट्रो का मतलब होता है इन और विट्रो का मतलब होता है बेटा ग्लास। यानी बेटा जी यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा
वो ग्लास के अंदर में होगा, एक ट्यूब के अंदर में होगा। दैट्स व्हाई द बेबी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द टेस्ट ट्यूब बेबी। अब कई लोग ये सोच रहे हैं बेटा टेस्ट ट्यूब में बेबी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बेसिकली अगर मैं बात बोलूं तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर में सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है लेबोरेटरी में, जो कि एक फीमेल बॉडी के अंदर में होती है। बेटा ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना क्यों पड़ता है? जैसे मान लीजिए कि फीमेल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बेटा जी ओवम भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर में, लेकिन बेटा फेलोपियन ट्यूब जो है ना वो ब्लॉक है। तो एग प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन बेटा जी वो पहुंच नहीं पा रहा है एम्पुलर रीजन पे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भैया जो स्पर्म जा रहा है तो वजाइनल सिक्रेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग है, सर्वाइकल सिक्रेशन या यूट्राइन सिक्रेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो फीमेल जो है ना स्पर्म को किल कर दे रही है, मार दे रही है, तो वो मां नहीं बन पा रही है। इन दैट कंडीशन क्या करेंगे बेटा जी, ये है मान लो हमारा मदन लाल, ये है हमारी कुकी, दोनों काफी परेशान है, रो रहे हैं सब, देखो रो रहे हैं दोनों। पिताजी बनना चाहता है कोई और मां बनना चाहती है, लेकिन दोनों परेशान है क्योंकि वो बन नहीं पा रहे हैं। वाई दे आर नॉट कंसीविंग, बेचारे दोनों परेशान हैं, रुक रहे हैं। तो मैंने कहा ये दोनों मेरे पास आए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या फेलोपियन ट्यूब इसका ब्लॉक है। डॉक्टर ने बोला, मैंने कहा रुक जाओ ठहर जाओ, मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो मदन लाल है इस मदन लाल का स्पर्म यानी इजैकुलेशन के बाद इसको बोलूंगा जाओ बेटा इजैकुलेट करके स्पर्म लेके आओ, और इजैकुलेटेड स्पर्म को मैंने कलेक्ट कर लिया एक टेस्ट ट्यूब में। ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है हमारी भैया, क्लियर है जी। इसके अंदर में मैंने स्पर्म को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर बेटा मैंने क्या किया, कुकी के अंदर में देखो, कुकी के अंदर में मान लीजिए ओव्यूलेशन कराना होगा, तो बेटा ओव्यूलेशन देखो हम लोग तो एवरीडे तैयार रहते हैं इजैकुलेशन करने के लिए, कभी भी आप मैस्टरबेट करिए और सीमेन के साथ साथ में स्पर्म निकल आएगा, ठीक है जी। लेकिन बेटा फीमेल की अगर मैं बात करूं, कुकी की बात करूं, तो वो तो हमेशा तैयार रहती है भाई, क्योंकि हमेशा तैयार रहती है। लो अंडे, ये लो अंडे नहीं बेटा, पूरे महीने में केवल एक बार अंडा रिलीज होता है। और बेटा अगर मैं बोलूं, आप बोल रहे हैं, जब थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन कराता है, अंडे को बाहर निकालता है ग्राफियन फॉलिकल से? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस फीमेल को क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो आई है जो कि मां बनना चाहती है, इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करा देंगे इसके अंदर में LH हार्मोन। जब इसको हम लोग LH हार्मोन देंगे तो बेटा जी इसके अंदर में ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा बेटा जी? ओव्यूलेशन, यानी कि ओवम फॉर्मेशन होगा। और एक से ज्यादा, क्योंकि आप अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा देंगे LH हार्मोन, तो बेटा बहुत सारे फॉलिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं वो एग में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि आपको मिल सकता है एग, या एग का ओव्यूलेशन करा सकते हैं। LH हार्मोन देंगे तो एक से ज्यादा भी आपको एग मिल सकता है। तो हमने किया क्या भैया, LH हार्मोन दिया तो इसके अंदर में ओव्यूलेशन होगा, एग फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ओव्यूलेशन होगा तो एग जो होगा एग फॉर्म होगा, एग फॉर्म, एक्स लिख देता हूं क्योंकि एक से ज्यादा होगा, एक्स फॉर्म्ड इनसाइड ओवरी। तो देखिए ये हमारा बढ़िया वाला डायग्राम, फैमिलियर हो चुके होंगे आप भी हमारे इस डायग्राम के साथ में भैया। ये रही ओवरी, क्लियर है जी। तो ओवरी के अंदर में, यानी जैसे ही मैंने इसको LH हार्मोन दिया, ओवरी के अंदर में एग्स प्रोड्यूस हुए, और ये एग आपको क्या करना है, ओवरी के अंदर में है ये एग बेटा, ये रहा आपका वजाइना,
आपको क्या करना है बेटा, एक ट्यूब आती है दैट इज नोन एज द सक्शन ट्यूब। सक्शन ट्यूब को हम यहाँ से वजाइना के थ्रू होते हुए यूट्रस से एक कट लगाएंगे और चले जाएंगे ओवरी के पास में, और इस ट्यूब का नाम है सक्शन ट्यूब। तो हम लोग बेटा ओवरी के अंदर के जो भी कंटेंट्स होंगे उसको सक करके लेते आएंगे बाहर, और बाहर लाने के बाद में यहाँ जो है बेटा आप मान लीजिए ये पेट्री डिश है हमारी, ये है बेटा पेट्री डिश, यानी कि ये भी ग्लास की भी हो सकती है और समटाइम प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो ये पेट्री डिश के अंदर में ये जो एग आएंगे, इन एग्स को मैं कलेक्ट कर लूंगा पेट्री डिश में। क्लियर है जी, एग्स और कलेक्टेड इन पेट्री डिश। अब यहां से जो स्पर्म मैंने लिया था मदन लाल का, इस स्पर्म को भी लेके आऊंगा किसके पास, एग के पास में, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा भाई। क्लियर है जी। लेकिन बेटा जी अगर आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन, तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आप स्पर्म को एज इट इज ले आके एग के पास डालोगे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, किसी के पप्पा नहीं करा सकते, दादाजी भी नहीं करा पाएंगे, वैसे कोई नहीं करा सकता। आप ऐसे ही ऐसे ले आओ स्पर्म को यहाँ डाल दो, नो फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। तो बेटा जी याद रखिएगा, मैंने बताया था एक प्रोसेस दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन, यानी स्पर्म का आप क्या करोगे, पहले कैपेसिटेशन, इसका कैपेसिटेशन करेंगे पहले। स्पर्म का क्या करोगे बेटा, आप स्पर्म का कैपेसिटेशन करोगे, यानी इसको आप कुछ जो वेजाइनल सिक्रेशन के अंदर में इंजाइम्स होती है, उन पार्टिकुलर इंजाइम्स का सिक्रेशन कराओगे स्पर्म के ऊपर, ताकि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ताकि उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन। तो हमने स्पर्म का क्या कर दिया बेटा, कैपेसिटेशन। इसकी वजह से अब स्पर्म क्या हो जाएगा, पूरी तरह से देखिए यहाँ पे ये स्पर्म है, मान लीजिए बाहर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर थी, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पड़ी हुई है। ठीक है जी, आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर जो वाजाइनल सिक्रेशन में एंजाइम होती है उसको डाल दीजिए। वाजाइनल सिक्रेशन एंजाइम को इसके ऊपर डाल देंगे, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे ही ये एक्ट करेंगी तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी। ये कैपेसिटेशन बता रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। यानी जब कैपेसिटेशन होगा तब इस स्पर्म को हम ले आएंगे, तो इसको हम लोग कैपेसिटेटेड स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो जब स्पर्म का कैपेसिटेशन हो गया तब इस स्पर्म को हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे इस पार्टिकुलर पेट्री डिश के अंदर में। आफ्टर कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन से पहले नहीं, कैपेसिटेशन करने के बाद, तो आफ्टर कैपेसिटेशन इस स्पर्म को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे बेटा, पेट्री डिश में, जहां पे हमारा एग आया है। तो बेटा जी यहाँ पे जैसे ही एग और जैसे ही स्पर्म मिलेगा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और चूंकि ये फर्टिलाइजेशन एक ग्लास के अंदर में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये दोनों मिलेंगे तो इस प्रोसेस को ही बोलेंगे तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। क्या बनेगा, स्पर्म और एग मीट करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि ग्लास के अंदर में, लेबोरेटरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है जी? तो याद रखिएगा, पहले कैपेसिटेशन करेंगे तब स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज क्या बोलेंगे बेटा, कैपेसिटेटेड स्पर्म बोलेंगे। उसके बाद ये एक के पास में जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा पेट्री डिश के अंदर में, और भैया इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मान लीजिए ये जो जाइगोट बन गया, क्या बन गया बेटा जी, जाइगोट हमारा बन के तैयार है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, तो जब ये जाइगोट जाइगोट ठीक है जी, जब ये जाइगोट 8 सेल स्टेज का होगा, यानी कि 8 सेल का या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक पहुंचेगा, उससे पहले, तो अब ये जाइगोट, ठीक है जी, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूं इसको, स्पर्म चला गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब जाइगोट एट सेल स्टेज का होगा या बिफोर 8 सेल स्टेज, अप टू 8 सेल स्टेज कह सकते हैं, या मैं लिखो बिफोर लिख देता, बिफोर 8 सेल स्टेज लिखिएगा। अप टू दे रखा होगा आपके एनसीईआरटी में, बिफोर 8 सेल स्टेज। क्लियर है जी? 8 सेल स्टेज से पहले वाले स्टेज में अगर ये जाइगोट रहेगा, तो इस जाइगोट को ले जाके, थोड़ा इधर से ले जाता हूं, इस जाइगोट का जो कि 8 सेल स्टेज से कम हो सकता है, 6 सेल स्टेज, 7 सेल या 8 सेल स्टेज का भी हो सकता है, इसको लेके हम जाएंगे और बेटा जी फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे? तो ये ट्यूब है, दैट इज नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने किसका ट्रांसफर किया है? ये जो जाइगोट है, जाइगोट जो बिफोर 8 सेल स्टेज है, जाइगोट जो कि 8 सेल स्टेज से पहले वाली स्टेज है या अप टू 8 सेल स्टेज है, उस जाइगोट को लिया और मैंने ट्रांसफर कर दिया बेटा जी कहां पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर में। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं बेटा जी जिफ्ट, यानी हमने ट्रांसफर क्या किया? जाइगोट, जाइगोट इंट्रा यानी विद इन, इंट्रा, और कहां ट्रांसफर किया? फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है जी? इसी को बोला जाता है बेटा जिफ्ट। क्या बोलेंगे? जिफ्ट। यानी जो जाइगोट बना है आपके लेबोरेटरी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा, अब वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, जब 8 सेल स्टेज से पहले वाली स्टेज में रहेगा, उसको उठाएंगे और ले जाके फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। यानी भैया फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था ना, तो हमने उसको जाइगोट थोड़ा आगे इधर इस्थमस रीजन के आसपास में डाल दिया। क्लियर है जी? तो अब तो जाइगोट बन गया ना भाई। तो 8 सेल स्टेज से पहले अगर आप जाइगोट को उठा के फैलोपियन ट्यूब में डालोगे, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं बेटा जी? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और जब 2 सेल से ज्यादा स्टेज का हो जाता है आपका जाइगोट, तो उसको एम्ब्रियो कहने लगते हैं। तो बेसिकली हमने इस यहाँ पे क्या होगा बेटा, 8 सेल का है ना, तो एम्ब्रियो बोल सकते हैं। तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया, दैट्स व्हाई एक टेक्निक है एम्ब्रियो ट्रांसफर की, ये टेक्निक है। अब सोचो कोई मदर कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा और डेवलप हो जाए आपके जाइगोट, जाइगोट अगर बेटा जी आफ्टर 8 सेल स्टेज, अब जाइगोट थोड़ा और डेवलप हो गया, ठीक है जी, आफ्टर 8 सेल स्टेज, यानी कि जाइगोट जो है 20 सेल आपका बन गया है, 20 ब्लास्टोमियर का है, 32 ब्लास्टोमियर का है, यानी 8 सेल से ज्यादा का है, 16 ब्लास्टोमियर स्टेज है। तो इन दैट कंडीशन जब वो आफ्टर 8 सेल स्टेज हो जाएगा, तो इस जाइगोट को हम ट्रांसफर करते हैं, आफ्टर 8 सेल स्टेज जो जाइगोट है उसको ट्रांसफर करेंगे यूटरस में। किसके अंदर में बेटा? यूटरस में, यानी कि एंडोमेट्रियम के पास में। एंडोमेट्रियम इज अ पार्ट ऑफ यूटरस। तो जब आप इसको यूटरस में डालेंगे, डाल कर रहे हैं जाइगोट, कहां डाल रहे हैं?
यूट्रस के अंदर में, तो इसी को बोला जाता है बेटा जी इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, IUT। यानी बेटा जी सिंपल सी बात है, जब जाइगोट 8 सेल स्टेज से ज्यादा का होगा तो उसको यूट्रस में डालेंगे, यूट्रस में ले जाकर ट्रांसफर करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जाइगोट इंट्रा सॉरी 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 इसको क्या बोलेंगे? कहां डाला? यूट्रस के अंदर में डाला, तो इसको बोलेंगे इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। हमने जाइगोट को ले जाकर डाला है यूट्रस के अंदर में, तो इसको बोला इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। और जब ये 8 सेल स्टेज से कम का होगा, कम का यानी कि काफी कम का, 6 सेल स्टेज का है, 7 सेल यानी 8 सेल से कम का होगा, तब उसको अगर आप फेलोपियन ट्यूब पे ले जाकर ट्रांसफर करोगे, दैट इज नोन एज द जिफ्ट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? जिफ्ट। तो ये दोनों टेक्निक्स जरा ध्यान से सुनिएगा, चाहे जिफ्ट की बात हो रही है या चाहे आपका इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, इन दोनों के अंदर में बेसिकली भैया 8 सेल वाली स्टेज जो होती है ना, तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोल सकते हैं। तो क्या ट्रांसफर कर रहे हो भाई? इस टेस्ट ट्यूब से उठा के या इस पेट्री डिश से एम्ब्रियो को उठा के एक में ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में। अब 8 सेल से स्टेज 16, 32 उसको भी मैं एम्ब्रियो बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 सेल स्टेज से ज्यादा अगर कुछ भी हो गया तो उसको मैं एम्ब्रियो बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम 8 सेल से पहले वाली कर रहे हैं और या 8 सेल के बाद वाली कर रहे हैं, यानी दोनों एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर रहे हैं। दोनों बेसिकली क्या, कहीं पे जाइगोट में कहीं पे फेलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं, कहीं यूट्रस की लाइनिंग में कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली हम ट्रांसफर कर क्या रहे हैं? तो एम्ब्रियो का कर रहे हैं। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर और या इंट्रा यूट्रीन फेलोपियन ट्रांसफर, ये दोनों टेक्निक है किसके बेटा? एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक। यहाँ पे हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि जाइगोट मोर देन 2 सेल स्टेज, अगर वो 2 सेल स्टेज से ज्यादा का है वो पार्टिकुलर जाइगोट, देन इट कैन बी कॉल्ड एज, उसको क्या बोल सकते हैं भाई जी? बोलिए ना, कॉल्ड एज एम्ब्रियो। उसको हम लोग एम्ब्रियो बोल सकते हैं। तो बेटा जी 8 सेल स्टेज से पहले वाला तो उसको जाइगोट में डालेंगे। क्लियर है जी? सॉरी सॉरी बेटा, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। जो 8 सेल स्टेज से पहले का जाइगोट है उसको अगर हम डालेंगे फेलोपियन ट्यूब में, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? बताओ। इंट्रा जाइगोट यानी जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है जी? अगर वो 8 सेल स्टेज से ज्यादा का है, 16 स्टेज का है, 32 का है, तो वो 32 स्टेज ऑफ ब्लास्टोमियर को हम सीधे यूट्रस में डालते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। और चूंकि दोनों ही एम्ब्रियो हैं, जाइगोट मोर देन 2 सेल स्टेज कैन बी कंसीडर्ड एज एम्ब्रियो, तो एक्चुअली में मैं ट्रांसफर कर क्या रहा हूं? तो एम्ब्रियो को या एक बार फेलोपियन ट्यूब में डाल रहा हूं या एक बार यूट्रस में डाल रहा हूं। तो ये दोनों टेक्निक्स, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर या फिर इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, दोनों एक टेक्निक है किसकी बेटा? एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक्स हैं। क्लियर है जी? तो नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज ऑल अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है जी? इसको जरा नोट डाउन कर लेंगे। फिर जो एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है इस चीज को मैं लिख देता हूं, ठीक है जी? तो क्या क्या चीजें हमने इस पार्टिकुलर अभी वाले जो सेक्शन में था, क्या क्या चीजें पढ़ ली, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बेटा जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अभी इसके बाद इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर।
फिर हमने पढ़ा बेटा ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि ये दोनों टेक्निक्स जिफ्ट और आईयूटी दोनों एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने की टेक्निक है, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे तो 4 हो गए आपके पास, आईवीएफ, जिफ्ट, आईयूटी और ईटी। नोट डाउन करेंगे बेटा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। देख लीजिए बेटा जी, जो मैंने बातें बोली थी वो सारी बातें आपके यहाँ पे दे रखी हैं परफेक्टली एनसीईआरटी में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जैसे बॉडी के बाहर में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इन विट्रो कहते हैं, बॉडी के इनसाइड में होता है तो इन विवो बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। भैया जिफ्ट और इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर दोनों कैसी टेक्निक है? एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ सच मेथड पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब में भी बताई दी आपको। ओवा फ्रॉम द वाइफ, ओवा यानी कि बेटा किसी वाइफ से ले लो या किसी डोनर से, अगर मान लो उसमें नहीं बन रहा है तो किसी डोनर, किसी फीमेल से ले सकते हैं। स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड से ले लो, या अगर हस्बैंड में स्पर्म नहीं बन रहा है तो किसी हेल्दी बंदे को ढूंढो, डोनर को ढूंढो। आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट कहाँ बनता है? टेस्ट ट्यूब में, यानी लेबोरेटरी में, अंडर साइमुलेटेड यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशन में, लेबोरेटरी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बता ही दिया। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। जाइगोट या उसको क्या कह रहा है? अर्ली एम्ब्रियो कह रहा है। क्या कह रहा है? अर्ली एम्ब्रियो could be transferred into the fallopian tube, उसको बोलते हैं जिफ्ट। और उसके बाद अपना फर्दर डेवलपमेंट जो होगा ना, अभी ऐसा नहीं समझना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब कि बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में होगा ना बेटा, वो किसी सेल स्टेज पे उसको ले जाकर फीमेल, हेल्दी फीमेल के अंदर में उसको डाल देंगे। क्लियर है जी? तो फर्दर डेवलपमेंट उस फीमेल बॉडी के अंदर में ही होगा। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर could be transferred into the uterus or can be called as IUT, intrauterine transfer, to complete its further development। उसको डाल देंगे कहाँ पे बेटा? It is, अच्छा यूट्रस में डाल तो दिया है भैया, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट वहां से कर लेगा। लेकिन एक पॉइंट दे रखा है बेटा कि अगर मान लो कोई एक फीमेल है जो कि हेल्दी फीमेल है और उसके अंदर में इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, और मान लो जाइगोट बना और 2 से 4 से 8 सेल स्टेज तक बना। अब उस 8 सेल स्टेज वाले जाइगोट को निकाला और मान लो कोई एक फीमेल है जो कि इनफर्टाइल है, उस जाइगोट को उस इनफर्टाइल फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे तो भी जिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो थोड़ा और डेवलप हो गया तो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा के स्टेज में है, किसी एक फीमेल के अंदर में बना है जहां पे इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, उसकी बॉडी में हो रखा है, तो यूट्रस से उसको खींच के निकालेंगे और ले जाके किसी फीमेल की बॉडी में जो इनफर्टाइल फीमेल है उसके अंदर डालेंगे। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है 8 सेल स्टेज का, 6 सेल या 16 स्टेज का, 32 सेल, उसको भी आप एक इनफर्टाइल फीमेल के अंदर में डाल सकते हैं। ये भी आपका इसी टेक्निक के अंदर आएगा। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन किसी हेल्दी फीमेल की बॉडी के अंदर में हुआ है और वहां से निकालो और किसी अनहेल्दी या इनफर्टाइल फीमेल की बॉडी में डाल दो। क्लियर है जी? फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल बॉडी कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल who cannot conceive, उनके में डाल दीजिए। मान लो मैं हूं, मैं मान लो फीमेल हूं, मेरे में 8 सेल स्टेज तक कोई एम्ब्रियो बना, मेरी बहन है कोई, क्लियर है जी, मैं नहीं हूं ऐसे फीमेल, मेरी बहन है, वो नहीं कंसीव कर पा रही है, तो मैं 8 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो अपने फैलोपियन ट्यूब से निकाल के उसको दे दूंगी, तो क्या होगा बेटा? वो भी फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन तो हो ही रखा है, उसका डेवलपमेंट फर्दर उसके यूट्रस में हो सकता है। फिर अगर मान लो थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गया मेरे अंदर में, वो एम्ब्रियो 16 या 32 स्टेज का हो गया, तो भी मैंने लिया उसको, और चूंकि मैं तो हेल्दी हूँ, बना लूंगी ना फिर कभी, अब लेकिन वो अनहेल्दी है तो उसको दे दिया। तो इन विवो वाला जो प्रोडक्ट है उसको भी आप डाल सकते हैं किसी इनफर्टाइल फीमेल के अंदर में, और वो
बच्चे पैदा कर सकती है। क्लियर है जी। तो ये आपका था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे मैंने छोटा सा दे रखा है इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बता दिया। क्लियर है जी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहले बेटा जी आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। देखिए बेटा जी, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे मान लो ये हमारा मदन लाल है, पगड़ी तो काफी अच्छी बांधे हुए है, लेकिन बेटा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, कंटिन्यूअसली रो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये बाप बनना चाहता है, लेकिन ये बाप बन नहीं पा रहा है। ये बनना तो चाहता है बाप, लेकिन बाप नहीं बन पा रहा है। देखिए बेटा जी, ये बेचारा बाप तो बनना चाहता है, लेकिन इसका शरीर साथ नहीं देता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कब करते हैं? जब बेटा जी या तो इसके अंदर में स्पर्म बन रहा है, लेकिन उसका काउंट कभी कम है, लो स्पर्म काउंट है। क्लियर है जी। स्पर्म काउंट काफी कम है, लेकिन इरेक्शन हो रही है, पेनिस का इरेक्शन हो रहा है, पेनिस इरेक्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पेनिस इरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो लो स्पर्म काउंट है या फिर पेनिस इरेक्शन हो रहा है। मान लो एक कंडीशन हम पढ़ेंगे जहां पे यहाँ पे पेनिस इरेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेनिस के इरेक्ट होने में, लेकिन उसका स्पर्म काउंट काफी कम है, तब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जाएंगे। या वाइस वर्सा कर लीजिए, वाइस वर्सा, यानी पेनिस नो पेनिस इरेक्शन, यहाँ पे पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पा रहा है और स्पर्म काउंट तो सही है, स्पर्म काउंट प्रॉपर है। ठीक है जी। तो वाइस वर्सा हो गया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ये काफी परेशान है हमारा मदन लाल, इसका दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। या तो स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट कम है, पेनिस हो रहा है बराबर, या फिर ये हो सकता है बेटा कि पेनिस इरेक्शन नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट प्रॉपर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ये इनफर्टाइल है। तो इसको हम कैसे मदद करेंगे? देखिए, मुझे और आपको दोनों, ये नो पेनिस इरेक्शन यानी पेनिस इरेक्शन नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पोटेंसी है उसके अंदर में। क्लियर है जी। जरा ध्यान से अगर आप सुनेंगे कि मैंने बोला था, सॉरी, कोई भी एक हेल्दी अगर मेल है तो एक इजैकुलेशन के अंदर में 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। ठीक है जी, रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर मान लीजिए किसी बंदे में स्पर्म काउंट काफी कम हो गया, यानी इस पॉइंट को ध्यान दे रहा हूं क्योंकि ये कब होगा? जब स्पर्म काउंट काफी कम हो गया, इन दैट कंडीशन वी विल डू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है जी। तब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जाते हैं। क्लियर है। या इसको हम लोग मदद करेंगे ताकि ये बाप बन सके बाय द टेक्निक दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि भैया स्पर्म काउंट तो बराबर है, यानी कि 200 to 300 मिलियन बन रहा है, लेकिन पेनिस इरेक्शन नहीं हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर में भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम करते क्या है, जरा देखिएगा। देखिए, पहले इधर वाली कंडीशन समझिएगा, ये वाली स्पर्म काउंट तो अच्छा है, गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो पेनिस इरेक्शन, पेनिस इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्पर्म काउंट बराबर है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो बन रहा है पर इजैकुलेशन है, यानी स्पर्म काउंट जो है वो प्रॉपर है, स्पर्म जितना बनना चाहिए उतना इसके अंदर में बन रहा है। ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या बेटा जी?
इस कंडीशन में हम लोग मैस्टरबेशन करा के इस स्पर्म को, जो मदर लाल है ना, इसके स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। ये हो गया स्पर्म। फिर बेटा जी, चूंकि हमें मालूम है कि जैसे ही स्पर्म को डाला जाता है या इंसेमिनेशन होता है, यानी कि सीमन का ट्रांसफर होता है इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो उसी को बोलते हैं सेमिनेशन। ठीक है जी। जब इस पेनिस से स्पर्म निकला और फीमेल के वजाइना में पहुंच गया तो उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो इंसेमिनेशन होता है वजाइना में, तुरंत वहां पे जैसे ही 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, आपके वजाइना के अंदर में पहुंचते हैं, वहां पे वजाइनल फ्लूइड, सर्वाइकल फ्लूइड, यूट्राइन फ्लूइड बहुत तेजी से उसको मारने लगता है, और तब बेटा केवल 200 स्पर्म पहुंच पाता है आपके कहां पे, ऑब्वियसली एम्पुला के पास में, जहां फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म गया है। ठीक है जी। यहाँ स्पर्म काउंट सही है, तो बेटा अगर स्पर्म काउंट सही है तो इसको स्पर्म को लें। स्पर्म को लेने के बाद इसका क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन करना नहीं भूलेंगे बेटा जी। फिर कैपेसिटेशन करने के बाद में ये जो स्पर्म का आपने, चूंकि कैपेसिटेशन क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटेशन नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, सॉरी, कैपेसिटेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो वजाइने में डाल देंगे ना। स्पर्म को लेंगे, नो कैपेसिटेशन। ये आपका फीमेल है, इसका फैलोपियन सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेल के अंदर में दिक्कत है कि स्पर्म काउंट उसका कम हो गया है। फीमेल सही है। ये हो गया वजाइना, ये आपका हो गया ओवरी। ओवरी से एग रिलीज हो गया है, एग यहाँ पे आके इंतजार कर रहा है। क्लियर है जी। तो आप क्या करो, स्पर्म काउंट जो है बराबर है, जब ये स्पर्म काउंट जो है 200 to 300 मिलियन स्पर्म है आपके पास में पर इजैकुलेशन में, तो बेटा जी इसको डायरेक्टली, चूंकि जो रिलीज होता है हमारे पेनिस से, जो रिलीज होगा वो क्या होता है, सीमेन होता है। क्योंकि भैया टेस्टिस से केवल आता है स्पर्म, बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, सब मिला के सीमेन फॉर्म करते हैं। तो हमारे जो पेनिस से निकलता है क्या होता है, सीमेन। तो यहाँ जो सीमेन है, ठीक है जी, इस सीमेन को हम लोग इंजेक्शन में भरेंगे, यानी कि इस सिरिंज में भरेंगे। किसी भी एक सिरिंज में इसको भर लीजिए, और ये सिरिंज के माध्यम से आप इसको ट्रांसफर कर देंगे बेटा वजाइना में, क्योंकि स्पर्म काउंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्म काउंट सही, तो वजाइना में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वजाइनल ट्रांसफर। इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे इंजेक्शन में स्पर्म है या सीमेन है, सीधी बात बोलो तो मैंने लिया यहाँ पे, सीधे इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया इसको इंजेक्शन के माध्यम से वजाइना में। सीमेन ट्रांसफर हो गया वजाइना में। इसको हमने ट्रांसफर कहाँ किया, वजाइना में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वजाइनल ट्रांसफर ऑफ सीमेन, वजाइनल ट्रांसफर। और ये एक प्रकार का हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, सीमेन। तो इट इज अ टाइप ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टाइप है। क्लियर है जी। तो ये कब कर रहे हैं, जब पेनिस इरेक्शन नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट बराबर है। तो स्पर्म काउंट बराबर है तो उसको आप वजाइना पे ले जाकर छोड़ दीजिए, बाकी वो कर लेगा। क्लियर है जी। यहाँ पे कैपेसिटेशन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बेटे जी जो दूसरा है, दैट इज द लो स्पर्म काउंट। पेनिस इरेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्म काउंट काफी लो है, तो भी आप क्या करोगे बेटा, स्पर्म को लीजिए, इनका स्पर्म लीजिए, इसमें बेटा टेस्ट ट्यूब में, क्लियर है जी। फिर इसको टेस्ट ट्यूब को भरिए आप एक इस इंजेक्शन में,
ठीक है जी, इंजेक्शन में इसको भर लिया। क्लियर है जी, क्योंकि यहाँ स्पर्म काउंट काफी कम है। मान लीजिए यहाँ पे जो स्पर्म काउंट आया है वो है बेटा जी, मान लीजिए 150 मिलियन है। क्लियर है जी, दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर उसको हम वजाइना में छोड़ देते हैं बेटा, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, तो ये जब तक यूट्रस के पास पहुंचेगा बेटा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्यों ना मैं क्या करूं, जो लो स्पर्म काउंट है इसको लूं और लेके सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर दूं। यहां नहीं करूं, यूट्रस के अंदर में ये जो सीमेन हमारे पास आया है, बेसिकली जो चीज आई है ये क्या बेटा, सीमेन है। तो अगर मैं सीमेन को लूं और चूंकि स्पर्म काउंट काफी कम है, ठीक है जी, स्पर्म काउंट काफी कम है, तो ये जो सीमेन हमारे इंजेक्शन में है इसको भर के बेटा जी यूट्रस में छोड़ दो, ले जाके आप छोड़ देंगे यूट्रस के अंदर में। अगर हम ले जाके छोड़ दे रहे हैं इस इंजेक्शन के माध्यम से, अगर इंजेक्शन जो लिया है इस माध्यम से हमने सीमेन को ले जाके सीधे छोड़ दिया, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन को ट्रांसफर कर रहे हो ना, इसमें जो चीजें हैं वो क्या है बेटा, सीमेन। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं बेटा इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंट्रा इंसेमिनेशन, सॉरी इंट्रा यूट्रस में ले जाके डाला, चूंकि ये क्या है बेटा यूट्रस, यूट्रस में ले जाके डाला है आपने, तो इसको बोलेंगे इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। क्लियर है जी, दिख रहा है बेटा आपको, दैट इज नोन एज द इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। तो आपको, और ये दोनों पार्ट है, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन और वेजाइनल ट्रांसफर, दीज आर द टेक्निक्स फॉर ट्रांसफरिंग द सीमेन, सीमेन के लिए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दो चीजें आपको याद रखनी है, अगर पेनिस इरेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन स्पर्म काउंट सही है, तो स्पर्म को लीजिए और लेके सिरिंज में भरिए, वजाइना में ट्रांसफर कर दीजिए, स्पर्म काउंट सही है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वजाइनल ट्रांसफर या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर स्पर्म काउंट काफी कम है, पेनिस इरेक्शन हो रहा है, तो स्पर्म को लीजिए और उसको सिरिंज में भरिए और उसको ले जाके यूट्रस पे छोड़ाइए, क्योंकि बेटा स्पर्म काउंट कम है। अगर उसको मैं वजाइना पे छोड़ता तो बेटा ये यूट्रस जाते जाते सारे मर जाते हैं। इसको सीधे यूट्रस में डाल दिया, यानी ये सीमेन जो मैंने लिया था इसको यूट्रस में डाल दिया, दैट इज नोन एज द इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दो प्रकार हैं, और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पार्टिकुलरली कब किया जाता है, जब स्पर्म काउंट काफी कम होता है। ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दो प्रकार हैं, एक होगा बेटा वजाइनल ट्रांसफर, एक क्या है वजाइनल ट्रांसफर, और एक अभी पढ़ा इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। वजाइनल ट्रांसफर की जगह पे वजाइनल इंसेमिनेशन लिख लीजिए, सी में नहीं डाला ना, तो इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। क्लियर है जी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बच्चा एक है बेटा जी, जैसे मान लो कोई एक बंदा है जो काफी बुढ़ा हो गया है, काफी बुढ़ा हो गया, यानी बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSH, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर है जी, अगर मान लीजिए
एक बंदा है जिसकी शादी ही लेट हुई है, मतलब आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा था, बेचारा भूल गया कि मुझे शादी भी करनी है, तो ओल्ड हो गया है, लेकिन बाप बनना तो चाहता है। तो मैं ऐसे बना दूं, देखो इससे काफी ओल्ड बंदा है, ये भी रो रहा है, रो रहा है। ये मान लो ओल्ड बंदा है, ओल्ड मतलब इतना भी ओल्ड नहीं हो गया है, मान लीजिए 35-40 बरस के आसपास का हो गया है। तो इसके अंदर में स्पर्म काउंट वाला भी प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पर्म काउंट लो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर में मेन जो प्रॉब्लम होती है बेटा वो है आपकी स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। जो स्पर्म के अंदर में फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी होती है, स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, वो क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई है या डाउन हो गई है। स्पर्म फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी वो क्या हो गई बेटा, काफी कम हो गई है, ये फर्टिलाइज करने लायक नहीं रह गया है, एग को फर्टिलाइज करने लायक नहीं रह गया है। यानी कि स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी किसी बंदे का अगर खत्म हो गया है तो उसके लिए है बेटा जी, लेकिन बेटा रो रहा है तो इसकी तो मदद करनी पड़ेगी, हम तो डॉक्टर हैं, तो इसकी मदद करते हैं ICSH की मदद से, दैट इज नोन एज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हम करते क्या है बेटा जी, इसमें से मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल की ओवरी से हम लेते हैं बेटा एग या ओवा, इसको लेके वही पेट्री डिश में रख लीजिए, ये मान लीजिए पेट्री डिश है हमारे पास, ये आ गया आपका एग, किसी हेल्दी फीमेल से हमने क्या लिया, या उसकी पत्नी से भी ले सकते हैं, डोनर कोई भी हो सकता है, एग को लिया फ्रॉम द फीमेल, क्योंकि फीमेल में कोई गड़बड़ नहीं है, तो एग को मैंने ले लिया, पेट्री डिश में कलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा जी, ये जो बंदा है इसके अगर मैं बोलूं पेनिस में इंजेक्शन, थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के बेसिकली क्या करेंगे बेटा जी, स्पर्म को ले लेंगे इंजेक्शन के अंदर में, तो इसके स्पर्म को मैंने बेटा ले लिया, मान लीजिए किसमें, इंजेक्शन के अंदर में, तो मान लीजिए इससे निकला, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी काफी कम हो गई है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक इंजेक्शन में मैंने स्पर्म को ले लिया, स्पर्म को मैंने किसी इंजेक्शन में भर लिया, इंजेक्शन लगा के आप निकाल सकते हो। फिर बेटा ये जो इंजेक्शन के अंदर में अब आ गया आपका स्पर्म, इस इंजेक्शन के अंदर में जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली ले गए और कहाँ छोड़ दिया स्पर्म को, ये मान ली, सॉरी, ये एग है, एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को ले जाके डाल दिया, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर में, जैसे मान लीजिए ये कोई एग सेल है, एग का ये क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म, तो हमने जो स्पर्म भरा है इंजेक्शन में उसको सीधे ले जाके, ये हमारा स्पर्म है, क्योंकि ऐसा तो दिखेगा नहीं तो इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं, तो कैसे दिखता है, कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा इसको बड़ा बना लेता हूँ, ये मान लीजिए हमारा एग है, ठीक है जी, इसके अंदर में ये सिरिंज में हमारा स्पर्म है, तो ये स्पर्म इसके अंदर में डाल दिया, यहां आपको समझ में आ जाएगा, एक का साइटोप्लाज्म, इंजेक्शन में भरा हुआ स्पर्म सीधे इसके साइटोप्लाज्म में डाल दिया, स्पर्म को डाल दिया कहां पे बेटा जी, देखिए चूंकि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, हम अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते भी हैं, उसको ले जाके यूट्रस के पास में छोड़ आते हैं, तो भी बेटा वो एग के जो लेयर्स होती हैं, पेरीवेटलिन स्पेस या जो वेटलाइन मेम्ब्रेन, जो उसकी बाहर की कवरिंग होती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको पायर्स नहीं कर पाएगा, तो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बेटा उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो इस बेचारे को हम मेहनत उतना नहीं कराएंगे, सीधे क्या करेंगे, ओके कोई दिक्कत नहीं, आजा बेटा तू अपना स्पर्म दे,
स्पर्म उससे लिया और एग लिया आपकी फीमेल से और लेके पेट्री डिश में डाला और डायरेक्टली स्पर्म को ट्रांसफर कर देंगे इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। तो हमने कहां ट्रांसफर किया भाई? इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी आप एग के साइटोप्लाज्म में अगर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो याद रखिएगा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कब यूज किया जाता है? जब किसी भी बंदे की स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खराब हो गई है, खत्म हो गई है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और इसके बारे में क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट? तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं लो स्पर्म काउंट के समय में। ये कब करेंगे? काफी हाई फाई टेक्निक है। स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तब हम जाते हैं बेटा ICSI के लिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के लिए जाते हैं। क्लियर है जी? तो इस बात को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक is used in case of low sperm count? तो कई लोगों ने क्या किया था, ये लगा दिया था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बिल्कुल नहीं बेटा, ये नहीं लगाना है। आप याद रखिएगा कि ICSI हम तब करते हैं जब स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ऑप्शन था तो यहाँ क्या होगा? लो स्पर्म काउंट। अभी तो पढ़ा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पहला था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा देख लीजिएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन था IVF, बिल्कुल नहीं। फोर्थ नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड एज इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट? दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है जी? एक और टेक्निक बच गई है दैट इज नोन एज बेटा जी गिफ्ट। गिफ्ट सबसे ज्यादा किसको पसंद होता है? तो बेटा जी याद रखिएगा किसको पसंद होता है? फीमेल को गिफ्ट ज्यादा ही पसंद होता है। देखिए मेल को कोई अंतर नहीं होता है, गिफ्ट मिले या ना मिले, बर्थडे पे तू आ जाए भाई, बस इतना ही है, गिफ्ट ले आए या ना ले आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मान लो आप किसी से प्यार कर रहे हो, कोई लड़की, हाउ डेयर यू, तुम मेरा बर्थडे भूल गए, चलो बर्थडे तो भूल गए सही है, तुम मेरा गिफ्ट लाना भी भूल गए। तो गिफ्ट से ज्यादा लगाव किसको होता है बेटा जी? लड़कियों को होता है। दिस द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे बेटा जी? गैमेट इंट्राफैलोपियन। देखिए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है जी? देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बंदी है जो जिसके अंदर में एन ओव्यूलेशन वाली केस आ गया है, यानी कि सिस्ट बन गए हैं उसके ओवरी के अंदर में और वो ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है, यानी कि अंडे प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन माँ बनना चाहती है। तो ये कब किया जाएगा बेटा? इन विट्रो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर व्हेन एनी फीमेल is not able to produce eggs, यानी ये ओवा को नहीं बना पा रही है। इन दैट केस इस समय हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई एक फीमेल नहीं कर रही है ना, तो बेटा जी जैसे मान लीजिए ये कोई फीमेल है
जिसका नाम है बेटा रुचि, या कोई भी कर लीजिए, नेहा। क्लियर बेटा? ये एग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है इसके अंदर में, नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग। ओवरी भी है भैया इसके पास, ओवरी भी है, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। क्लियर है जी? तो ओव्यूलेशन वाली यहाँ प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई एक दूसरी फीमेल है जो कि डोनर होगी, से मान लीजिए इसके अंदर में प्रॉपर एग प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसकी ओवरी हुई, ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी एग का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेटा जी करते क्या है, एग या स्पर्म, इनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, गैमेट। क्लियर जी? तो जो एक हेल्दी फीमेल है उसके ओवरी से एग को निकालो, और बेटा जी यहां से किसी एक हेल्दी फीमेल से एग को निकाला और उसको ले जाके प्लेस कर दिया into the fallopian tube of that female which is not able to produce ovum। तो एक हेल्दी फीमेल में जो ओवरी के अंदर में जो अंडा बना उसको लिया, और उसको जो अनफर्टाइल या बोलेंगे कि ऐसी फीमेल जो कि ओवुलेशन नहीं कर पा रही है, ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। अब मेल को कहेंगे फीमेल भाई साहब आप पेनिस से यहाँ पे क्या डालो, स्पर्म। जी स्पर्म डालेगा तो बेटा जी तब जाके यहाँ पे आपका एक तो आ ही गया है। तो हमने ट्रांसफर क्या किया है भाई, हमने गैमेट, एक क्या है गैमेट, गैमेट को ट्रांसफर किया कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में। जो एक फीमेल है जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। हमने ट्रांसफर क्या किया बेटा, गैमेट को कहां ट्रांसफर किया है, फैलोपियन ट्यूब में। तो गैमेट इंट्रा कहां पे भैया, फैलोपियन ट्रांसफर, यही कहलाता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है जी? तो जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी टेक्निक्स तो याद रखिएगा, गिफ्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब बेटा कोई भी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ओव्यूलेशन नहीं कर पाएगी, तब गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर में फर्टिलाइजेशन हो सके, वो मां बन सके। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लेंगे एक एक पॉइंट्स को। फिर कुछ चीजें दे रखी हैं कि और भी सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप फर्टाइल कपल नहीं हैं तो बेटा आप ऑर्फेनेज होम जाके कुछ बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। क्लियर है जी? थोड़ी बहुत चीजें दे रखी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, वो ये लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो बेटा उनके लिए सही है कि गरीबों को सहारा दें, अनाथ बच्चों को पालें। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लेंगे ये सारी टेक्निक्स को, एनसीईआरटी आपको पढ़ाता हूँ। चलिए बेटा जी देख लेते हैं जरा जो चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी में, उन सारी चीज़ों को आप फोकस करेंगे जरा। देखिए, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज द गिफ्ट। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method of attempted। यानी कि गिफ्ट की बात कर रहा है, बाकी सब सही है लेकिन वो ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है तो उसको किसी हेल्दी फीमेल से लेकर उसके अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। यानी कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई थी उसकी। Infertility cases either due to the inability of the male partner to inseminate to female or due to very low sperm count। तो ध्यान रखिएगा जो स्पर्म काउंट काफ़ी कम है
या इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ये दोनों कंडीशन इन द इजैकुलेट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैंने दोनों चीज़ें बताई कि भैया हो सकता है कि इस पेनिस खड़ा ना हो रहा हो, और या हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट है, दोनों चीज़ें याद रखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना, तो वजाइनल इंसेमिनेशन बोल देंगे। फिर यूट्रस में कर सकते हैं तो इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल कह सकते हैं। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडली बाई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देयर फॉर दिस फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंट अवेलेबली ओनली इन टू अ वेरी फ्यू सेंटर्स, यानी कि इसके सेंटर्स भी काफ़ी कम हैं। क्लियर है जी, बहुत ही कम है ऑब्वियसली, और भाई एक्सपेंसिव है तो गरीब तो करा ही नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, यानी कुछ ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं बेटा हम टेस्ट ट्यूब भी नहीं करना चाहिए मुस्लिम धर्म में, तो इमोशनल रिलीजियस सोशल फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड डेटिरेंट्स। डिटेरेंट्स का मतलब होता है ए थिंग दैट डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो लोग भाई कई लोग को डिस्करेज भी करते हैं इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड्स। तो बहुत सारे इशूज होते हैं, इमोशनल इशूज, रिलीजियस इशूज, सोशल इशूज, जो इनको अलाउ नहीं करते हैं कि आप ये मेथड जाके कराओ, ART कराओ। कई धर्म मानते ही नहीं है, ठीक है जी, कोई लोग तैयारी नहीं होता है, नहीं मुझे तो अपना ही बच्चा चाहिए, मुझे दूसरे का स्पर्म नहीं लूँगा, दूसरे का एग नहीं लूँगा, ये सब कंडीशंस होती हैं, सोशल कंडीशंस। सिंस द ultimate aim of all this procedure is to have children, in India we have so many orphaned का मतलब होता है अनाथालय होते हैं, एंड orphan का मतलब अनाथ बच्चे, एंड destitute children मतलब बेसहारा बच्चे। कौन से बच्चे जी? बेसहारा बच्चे होते हैं, ठीक है जी। तो आप बेसहारा बच्चों को सहारा दे सकते हैं। हुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। आवर लॉज परमिट, हमारे लॉज हैं जो हमें परमिट करते हैं कि लीगल एडॉप्शन कर सकते हैं आप इन बच्चों का, एज इट इज़ येट वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आप 12 में कौन सा पढ़ना चाहते हैं, आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और बेटा मुझे बताएं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है जी? थैंक यू ऑल।